ये साल 2007 था जब बीएसपी नेता मायावती बिल्कुल अपने दम पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। हालांकि इसके पहले वो 3 बार और मुख्यमंत्री बन चुकी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने बसपा के बहुमत के सहारे सरकार बनाई। ये भारतीय राजनीति में दलित उभार की सबसे बड़ी लकीर थी। हालांकि ये उभार रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे जिस शख्स की मेहनत थी उसका नाम कांशीराम था। कांशीराम भारतीय समाज और राजनीति को गहराई से समझते थे। उन्होंने दलित राजनीति को एक नई आक्रामकता और गहराई दी। इसकी शुरुआत 1971 में हुई जब उन्होंने बामसेफ बनाया। बामसेफ यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले सरकारी कर्मचारियों का संगठन। इसके बाद उन्होंने DS4 बनाया। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसके बाद उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। सरकारी नौकरी छोड़ साइकिल से गली गली घूमकर संगठन को मजबूत करने वाले कांशीराम ने यूं तो इसकी शुरुआत पंजाब और मध्य प्रदेश से की थी, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो उत्तर प्रदेश को ही अपनी राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया। अपने चुस्त और सटीक जुमलों के साथ कांशीराम ने दलित राजनीति के मुहावरे गढ़े। कांग्रेस और बीजेपी को सापनाथ और नागनाथ बताते हुए भी बीएसपी को इनसे समझौतों के लिए तैयार किया। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद सबसे ऐतिहासिक समझौता मुलायम सिंह यादव के साथ किया और 1993 के चुनाव में दलित पिछड़ा भागीदारी के साथ सरकार बनाने में मदद की। ये गठजोड़ टिका नहीं, लेकिन मायावती आगे निकल चुकी है। वो 4 बार मुख्यमंत्री बने। 2007 में 30% से ज्यादा वोट और 206 सीटें लेकर उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन साल 2007 से 2025 आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। जो संगठन की पार्टी थी वो व्यक्ति तक चली आई और उसमें परिवार का झगड़ा चला आया। जिस दल ने यूपी में 4 बार शासन किया वो अंतर्कलह के दलदल में फंसा दिखाई दे रहा है। कि बहुजन समाज पार्टी को बनाने में मानवर कांशीराम साहब जो थे आलीनाल थे, बहन मायावती जी थी और लाखों लोग थे, और उन लाखों में एक मैं भी था। जिस पार्टी को बनाया है, भले ही मैं उस पार्टी में नहीं हूं, किन परिस्थितियों में नहीं हूं सब जानते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जिसको बनाया गया और वो पार्टी फली फूली उरूज पे पहुंची और आज दिन पे दिन उसका पतन हो रहा है, तो मुझे भी तकलीफ है। और मैं कांशीराम साहब को याद करता हूं, उस महापुरुष को याद करता हूं कि जिसने ये कहा था कि मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का मेंबर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। अब सवाल ये कि आखिर बीएसपी में हुआ क्या है। दरअसल बीते 1.25 सालों में मायावती ने जिस तरह के फैसले लिए हैं उसको लेकर बीएसपी में अंतर्कलह के तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। एक जमाना था जब मायावती ने कहा था कि उनका उत्तराधिकारी दलित समाज से तो होगा, लेकिन उनके परिवार से कतई नहीं होगा। इसके बाद 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। फिर लोकसभा चुनाव जब आया तो उन्होंने आकाश आनंद को अपरिपक्व करार देते हुए इन दोनों पदों से हटा दिया। लोकसभा चुनाव गुजरा और मायावती ने फिर आकाश आनंद को सभी पदों पर वापस बिठाकर अपनी आंखों का तारा बना लिया। और कुछ ही महीने बीते थे कि कल मायावती ने एक बैठक की और बैठक के बाद पहले आकाश आनंद को उन पदों से हटाया जिन पदों पर उनकी नियुक्ति कुछ महीने पहले हुई थी, और आज उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज भी जो मायावती जी ने किया है उनकी जिम्मेदारी, उनका दायित्व है कि वो मुखिया हैं पार्टी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच है, जो मान्यवर कांशीराम जी ने जिम्मेदारी उनको दे करके इस दुनिया में नहीं है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की। तो वो पॉलिटिकल पावर लेने के लिए पार्टी का मुखिया होना बहुत ज़रूरी है। इस नाते उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है। माननीय बहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम सब की नेता हैं, और माननीय बहन जी ने कल यही बात कही भी कि जब तक हम जिंदा हैं
तब तक हमारा उत्तराधिकारी कोई नहीं रहेगा। और अभी जो कुछ आपने देखा है, क्योंकि जब बहन जी ही नेता हैं तो बहन जी जो भी निर्णय लेती हैं उनके निर्णय पर हम सभी लोग बहन जी के आदेश पर ही काम करना शुरू कर देते हैं। मायावती ने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने भाई आनंद कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। साथ ही ये भी घोषणा की है कि अपने जीते जी मायावती अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। आगे बढ़ें उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार के बारे में जान लेते हैं। ये किरदार कोई और नहीं बल्कि आकाश आनंद के ससुर और कभी मायावती के खासम खास रहे अशोक सिद्धार्थ हैं। मायावती ने हाल ही में अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। साथ ही प्रेस रिलीज में आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाने की वजह भी अशोक सिद्धार्थ को करार दिया गया। जहाँ तक अशोक सिद्धार्थ जी का सवाल है तो वो महान व्यक्ति हैं, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ अशोक सिद्धार्थ जी को। अब वो कैसे क्या अंदर चल रहा है, मैं अंदर की बात ना जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी जो टूट रही है, बिखर रही है, उसकी मुझे तकलीफ है। आकाश आनंद को जब मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया तब आकाश आनंद की पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव थी। लोकसभा चुनाव में बीएसपी कुछ खास तो नहीं कर पाई, लेकिन आकाश के भाषणों ने जो तेज दिखाई दिया उसकी चर्चा खूब हुई। सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से कन्फ्रंटेशन मोल लेना उनके लिए लोकसभा में फायदेमंद नहीं था और उस लाभ हानि को वो जोड़ घटा करके उनको लगा कि अब आकाश आनंद को पीछे ले लेना चाहिए। अभी वो जिस तरह आकाश आनंद को लेकर के वो फैसले लिए, फिर उनको आगे किया, पीछे किया, उनके पिता को फिर अपॉर्चुनिटी दी, तो लग रहा है कि वो किसी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की भी शिकार हैं जो लोगों को पता नहीं चल रहा है। मायावती अपने वोटों को सहेजने के लिए किसी नए फार्मूले को तलाश नहीं कर पा रही हैं। मायावती को इस समय अपने उत्तराधिकार की भी जरूरत है, एक ऐसा आदमी जो उन्हें असिस्ट कर सके ठीक से। बीएसपी में मचे इस उठापटक पर जहां बीजेपी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वहीं सपा और कांग्रेस ने मायावती पर सीधा हमला बोल दिया। भाजपा की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, सरकार को जो करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इससे भाजपा का कोई लेना नहीं। आदरणीय काशीराम जी ने इतनी मेहनत की, परिश्रम की, अपना घर परिवार सब छोड़कर, वो पंजाब के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश में गांव गलियों में घूमे और बसपा को मजबूत किया, बसपा को की ताकत दी। काशीराम जी की देन है। उस बसपा को धीरे धीरे आप देखेंगे परिवार में सिमट के रह गई और वो मायावती जी ने अपने परिवार में से बांट लिया। और उसी का नतीजा है कि आज परिवार में पूरी तरीके से आपसी विद्रोह हो गया है। पर आपसी आपस में काफ़ी कटुता पैदा हो गई है। पहले आपने देखा होगा कि आज आकाश आनंद जी पर कार्रवाई हुई, उसके बाद उनके ससुर जी पर भी कार्रवाई की गई और अभी कल मायावती जी ने आकाश आनंद जी को मुक्त कर दिया। तो इससे ये साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से बसपा परिवार की पार्टी बन के रह गई। इतनी बड़ी पार्टी जिसकी चार बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, उस पार्टी का अर्श से फर्श तक आने का पीछे क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के परोक्ष रूप से भी इसमें काम हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं चाहती है कि किस प्रकार से ऐसी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं सरवाइव करें। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी डर हर समय रहता है कि किसी प्रकार से ये दलित या जो वोटर्स हैं वो मायावती की तरफ ना जाके या तो उसकी तरफ चले जाएं, लेकिन कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ ना जाएं। राजा और रानी का जमाना यही रह गया। उत्तराधिकारी लोकतंत्र में कोई नहीं होता। एक साल में 4 बार उलटफेर किया, ये क्या हो रहा है? और बीजेपी के कहने से सब हो रहा है। और मैं तो आह्वान करूंगा बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस में आए
और राहुल गांधी जी सम्मान देंगे उनको। लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम करें। यानी विपक्षी दल बीएसपी पर परिवार में कलह की बात पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष के इस हमले पर बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष इन दावों को खारिज करते हैं। अब जो कांग्रेस आज से नहीं, शुरू से परिवारवादी ही रही है, उन्हीं के खानदान के लोग आज तक हमेशा हावी रहे हैं, बाकी पद चाहे जिसको मिला हो। तो ऐसे लोग ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और समाजवादी भी घोर परिवारवादी है। अभी इतनी सीटें जीती हैं, इसमें भी यादव समाज भी अपने आप को ठगा महसूस करता है ऐसी स्थिति में कि जब वो देखता है कि एक भी सांसद यादव समाज का नहीं है। जो 5 सांसद हैं वो न कि यादव समाज के, सिर्फ उनके परिवार के। साल 2012 में यूपी की सत्ता से हटने के बाद बीएसपी का कैसे पतन हुआ, ये इन आंकड़ों से बेहतर समझा जा सकता है। 2007 में 206 सीटें पाकर बीएसपी यूपी की सत्ता में है। 2012 में सत्ता गई, लेकिन बीएसपी 80 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला। 2017 में विधायकों की संख्या मात्र 19 रह गई। 2019 में सपा से गठबंधन किया तो 10 सांसद चुनाव जीते। 2022 में बीएसपी को विधानसभा में मात्र 1 सीट मिली। 2024 में अकेले चुनाव लड़ने वाली बीएसपी फिर से खाता नहीं खोल पाई। 10 दिसंबर 2023 को आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया। फिर 7 मई 2024 को उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद फिर 23 जून 2024 को फिर से आकाश को मायावती ने आशीर्वाद दिया। अब 2 मार्च 2025 को वापस आकाश को मायावती ने जमीन पर ला दिया। अब अगर बात करें बीएसपी के वोट शेयर की, तो पार्टी को उसमें भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बसपा को 3 लोकसभा चुनाव में मिली सीटें व मत प्रतिशत पर नजर डालें तो साल 2014 में बसपा 19.77% वोट पाई, लेकिन उसे सीटें नहीं मिली। इसके बाद 2019 में बसपा को 19.43% वोट मिले और सपा से गठबंधन की वजह से सीटें 10 मिल गई। लेकिन 2024 में बसपा को मात्र 9.27% वोट मिले और सीटें इस बार भी नहीं मिली। बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2007 में बसपा 30.43% वोट पाकर 206 सीटें जीती। इसके बाद 2012 में 25.95% वोट के साथ 80 सीटें पार्टी जीत गई। साल 2017 में 22.23% वोट के साथ 19 सीटें बसपा को मिली और साल 2022 में मात्र 12.08% वोट मिले और सीट सिर्फ एक मिली। इस गिरते ग्राफ के बीच जब आकाश आनंद पर कार्रवाई हुई तो उन्होंने सधे हुए अंदाज में कुछ वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसे उन्होंने पिछले साल मई महीने में दी थी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर जो कार्रवाई की है उससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो नौजवान चेहरे हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरह से भाषण दिए, जो घेरा सरकार को, दलितों, पिछड़ों के, बहुजनों के उत्पीड़न के सवाल को सामने रखा, उससे दलित समाज के बीच में, बहुजन समाज के बीच में बहुत तेजी से आकाश लोकप्रिय हो रहे थे। उनको लेकर के खास करके नौजवान वो आकाश आनंद को उम्मीदों से भरा हुआ देख रहे थे। मायावती तो 2012 से न किसी आंदोलन में सक्रिय होती हैं, न उन्होंने पार्टी को सक्रिय किया है। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिजर्वेशन के वर्गीकरण पर और अमित शाह द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर उन्होंने पार्टी को एक्टिव किया था, लेकिन खुद वो निकल करके नहीं आई। आकाश आनंद आए थे। ऐसे में आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करना मायावती का ये एक आत्मघाती कदम है। सामाजिक परिवर्तन की जो विचारधारा पहले थी, आज भी वो विचारधारा है। हाँ, ये जरूर है कि उस समय चढ़ाव पर थी बसपा, आज ढलान पे है। फिलहाल मायावती ने आकाश को जमीन पर लाकर साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस तैयारियों के बीच कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि क्या मायावती का ये कार्ड काम करेगा। सवाल ये भी कि अब आकाश आनंद का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और सवाल ये भी कि क्या इस कार्ड के जरिए मायावती अपने वोट बैंक को वापस हासिल कर पाएंगी। इन सवालों का जवाब अभी भले फिलहाल ना मिल पाए, लेकिन 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे इन सवालों का जवाब भी देंगे और बसपा के राजनीतिक भविष्य का आकलन भी करेंगे।
लखनऊ से अपने सहयोगी विनीत वर्मा और राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।